हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि वन जीव और संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की बात करें तो क्यों चर्चा में है, तो इसको हाल ही में अधिनियमित किया गया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो पुराना वाला है उसमें संशोधन करता है। इसका उद्देश्य है कानूनी संरक्षण के तहत और अधिक प्रजातियों को शामिल करें जिससे उनको बचाया जा सके। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बारे में उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है संरक्षित क्षेत्रों को बेहतर प्रबंधन करके वन जीवों का संरक्षण और रक्षा करना। इसके अलावा वन जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी कि साइट्स के प्रावधानों को लागू करना। ठीक है, तो वन जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिटेल में वीडियो करा दिया, जिसने नहीं किया तो जाके चेक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निकाय की बात करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि यह वन प्राणियों, पक्षियों, पादपों को संरक्षण प्रदान करता है और यह राज्य को 4 श्रेणी के तहत संरक्षित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार देता है। ये कौन सी श्रेणियां हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रहे। अब आप ये राज्य शब्द से स्टेट माने ये राज्यों से कंफ्यूज मत होना, राज्य मतलब दोनों आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व। इसमें विशेष रूप से संरक्षित पादपों, विशेष रूप से संरक्षित प्राणियों के लिए 4 और कीट पीड़क यानी कि वर्मिन्स के लिए 4 एक अलग से, यानी कि कुल 6 अनुसूचियां हैं, हम आपको बता चुके हैं। ये अनुसूचियां वनस्पतियों और प्राणियों के वर्गीकरण की, संरक्षण की अलग अलग श्रेणियां हैं। वर्मिन 5 में है, आगे आपको पता है, बाकी 6 वाली हमने वीडियो में करा रखा है। तो प्रमुख संशोधन की बात करें तो साइट्स के कार्यान्वयन के लिए नया अध्याय वीबी जोड़ा गया है। तो प्राधिकरणों के पदनाम की बात करें तो केंद्र सरकार निम्नलिखित को नामित करेगी। किस किस को? प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि मैनेजमेंट अथॉरिटी एमए की बात करें, जो साइट्स एमए पिछले वीडियो में बताया था। तो अभिसमय के अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण अनुसूचित नमूनों के व्यापार के लिए परमिट और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा वैज्ञानिक प्राधिकरण की बात करें तो इसका कार्य व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व पर प्रभाव से संबंधित पहलुओं का प्रबंधन प्राधिकरण को परामर्श देना है। साइट्स के अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण किसी नमूने के लिए पहचान चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। पहचान चिन्ह में संशोधन करना या उन्हें हटाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुसूचित जीवों के जीवित नमूने रखने वाले लोगों को, नमूने का मतलब सैंपल है, प्रबंधन प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक है, जो अभी चर्चा में होता ना कि ये जीव रख लिया, वो तो ये पाले हुए हैं, उन्होंने कुत्ता पाला, उसको क्यों नहीं ले गए, उन सब के लिए तो आपको एक प्रमाण पत्र रखना होगा अगर आपको अनुसूचित जीवों को पालना ही है तो। अनुसूची 4 के परिशिष्ट वन में प्रजातियों के प्रजनकों को इस संशोधन के लागू होने के 90 दिनों के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। 90 दिनों के भीतर अनुसूचित नमूनों के निर्यात, आयात, पुनः निर्यात और समुद्र से संबंधित जानकारी के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य लक्ष्य है अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाना। नई अनुसूचियां में अनुसूची 1 उच्चतम स्तर के संरक्षण वाले जंतु प्रजातियां हैं। अनुसूची 2 कमतर स्तर के संरक्षण वाली जंतु प्रजातियां। अनुसूची 3 संरक्षित पादप प्रजातियां। अनुसूची 4 साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध सैंपल्स यानी कि नमूने हैं। तो अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाना लक्ष्य है। तो निम्नलिखित के जरिए अनुसूचियों की संख्या को 6 से कम करके 4 किया गया है। यानी कि विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए अनुसूचियों की संख्या को 4 से घटाकर 2 करने का प्रावधान है। ठीक है, तीसरे में इन्होंने कहा पादप रख देंगे, चौथे में साइट्स के नमूने रख देंगे। यानी कि पहले में तो जो उच्चतम स्तर की संरक्षण वाली, दूसरे में उससे कम स्तर की, तीसरे में संरक्षित पादप, चौथे में साइट्स के जो नमूने हैं उनको सूचीबद्ध करने का प्लान है। तो साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध नमूने, अनुसूचित नमूने के लिए एक नई अनुसूची शामिल की गई है। पीड़क प्रजाति यानी कि वर्मिन जो थी उनको अलग से बनाई गई अनुसूची से हटा दिया गया है।
इसके अलावा केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र और एक निर्धारित अवधि के लिए वन्य जीव को वर्मिन या पीड़क के रूप में घोषित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर नीलगायों की अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हो सकता है उस क्षेत्र के लिए जीव को वर्मिन घोषित कर दें। मतलब उदाहरण दे रहे हैं, वर्मिन में ये नहीं आते कौवे और वो सब आते हैं, कौवे कीट ये सब जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो थोड़े दिनों के लिए भी केंद्र सरकार उसे वर्मिन घोषित कर सकती है और उससे हटा भी सकती है। अब बात करें अभयारण्यों पर नियंत्रण की, बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार प्रबंधन योजनाओं के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन अभयारण्यों का प्रबंधन और संरक्षण करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन संरक्षण प्रबंधन का मुख्य कार्य करेगा, तो मुख्य वन्यजीव वार्डन। वन अधिकार अधिनियम 2006 सन भी याद रख लेना, इसके तहत आने वाले क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों में के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना संबंधित ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार की जाएगी। दंड में वृद्धि, सामान्य उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है और विशेष रूप से संरक्षित जीवों के मामले में जुर्माना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। जीवित हाथी के लिए छूट, ये धारा 43 इंपॉर्टेंट याद रखना। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हाथियों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों को धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जीवित हाथियों के स्थानांतरण या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की अनुमति होगी, ऐसा धारा 43 में जोड़ा। कैप्टिव जीवों को सौंपने के लिए नई धारा 42A जोड़ी गई। कैप्टिव जीव यानी कि जो रखे गए पिंजड़ों में या कैद हैं, या जीव उत्पादों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र रखने वाला कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उन्हें मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है तो आप और प्रमाण पत्र भी, ऐसे नहीं फर्जी नहीं पकड़ लिया तो आप उसे मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप सकते हो। और कैप्टिव जीव या जीव उत्पादों को सौंपने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी वो सारस वाला केस है, तो वो कैप्टिव जब आप कहें कि आरएफ को मुआवजा मिल जाए तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये नियम है। तुम हटो यार, बीच में आ जाते हो। कुछ प्रतिबंधों में ढील, तो वन जीवों के लिए पर्यावास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फिल्म निर्माण के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश करने या रहने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वहां पे सलमान खान जैसे लोग ना हों। कुछ गतिविधियां जैसे स्थानीय समुदायों द्वारा पालतू पशुओं को चराना, उन्हें लाना ले जाना, पेयजल या घरेलू कार्य हेतु जल का वैध उपयोग आदि अभ्यारण्य में प्रतिबंधित नहीं होगा, कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के परमिट की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या प्रावधान किए जा रहे हैं नए वाले में। अन्य प्रावधान की बात करें तो केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, लोगों द्वारा अपने पास रखने या प्रसार को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत अधिकारी को सूचित किए बिना अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले किसी भी हथियार के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी रह रहे हैं, राज्य वन्यजीव बोर्ड को स्थायी समिति गठित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये थी मुख्य चीजें। इसके बाद आगे बात करते हैं चीतों को पुनः बसाया जाना, तो ये तो बहुत चर्चा में है आपको। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता, तो चीता री इंट्रोडक्शन सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 वन अफ्रीकी चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर, 5 फीमेल हैं और 3 मेल, बहुत नाइंसाफी है। तो इसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। ये भी आपको याद रख लेना है कि कूनो कहाँ पर है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। तो यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। अंतर महाद्वीपीय मतलब अलग अलग महाद्वीप की है ना, एशिया और अफ्रीका। तो इसके तहत एक बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। इतनी तो हमें अकल थी जब तुमने लिख दिया था अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना। और यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर का एक भाग है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपास वित्त पोषित करेगा। कैंपा और प्रोजेक्ट टाइगर इसको वित्त पोषित करेगा, इंपॉर्टेंट है।
इसका उद्देश्य है भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाना। चीता एकमात्र बड़ी वन स्तनधारी प्रजाति है जिसे 1947 में भारत की आज़ादी के बाद विलुप्त घोषित कर दिया गया था। विलुप्ति के अगर कारण पूछ लिए जाएं तो देख लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर वन प्राणियों का हम लोगों ने शिकार किया, बाउंटी एवं स्पोर्ट्स हंटिंग जैसी गतिविधियां करी, व्यापक रूप से प्राकृतिक पर्यावास की क्षति और चीते के आहार के लिए उपलब्ध प्राणियों की संख्या का भी हमने शिकार कर लिया तो उसको खाने को भी नहीं मिला। ठीक है, तो NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है को इस परियोजना के वित्त पोषण, पर्यवेक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यक्रम को निम्नलिखित के द्वारा तकनीकी और ज्ञान संबंधी सहायता कौन? भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, भारतीय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ये हमेशा रहेगा। जहां पर भी पुनर्वास की होगी तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जरूर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मांसाहारी जीव चीता विशेषज्ञ एजेंसियां। भावी योजना क्या है? इस परियोजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीते लाने की योजना बना रही है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा। अभी तो 8 लाए थे, इसमें एक की मौत भी हो गई है जो अभी रिसेंट में, ये तो थोड़ी सी पुरानी है, 10-15 दिन PDF, ठीक है। तो अब बात करें चीते की, तो वर्तमान में ईरान में 100 से भी कम चीते जीवित पाए गए हैं, इसलिए ईरान से क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई चीतों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। चीतों को अफ्रीका से ही क्यों लाया जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है कि ईरान में ही बचे। भारत के बाद अब ईरान, और ईरान भारत में भी तो खत्म ही हो गए। ईरान में 100 से भी कम बचे हैं, जिसमें कुछ तो कैप्टिव हैं, यानी कि कैद में रखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश भारत को कई वर्षों तक पर्याप्त संख्या में चीते प्रदान कर सकते हैं। नामीबिया में चीतों की आबादी सर्वाधिक है। मौजूदा चीतों की प्रजातियों में दक्षिण अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाले चीतों में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता देखी गई है। इस प्रकार इन्हें भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए सबसे उपयुक्त, देखिए आनुवंशिक विविधता अगर ज़्यादा होगी तो एडॉप्टेशन उनमें ज़्यादा होगा, वो माहौल के हिसाब से उतना आसानी से ढल जाएंगी। अफ्रीकी चीतों को अन्य सभी चीतों की उपप्रजातियों का पूर्वज माना जाता है, यानी कि ये रामलाल हैं। अमर अकबर एंथनी के बाप अफ्रीकी चीते रामलाल हैं। तो क्या आप जानते हैं चीता शब्द संस्कृत के जिस शब्द से उत्पन्न हुआ उसका अर्थ है चित्तीदार। गुजरात और मध्य प्रदेश के नवपाषाण कालीन गुफा चित्रों में भी चीतों को दर्शाया गया है। ये लीजिए, आपकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी कवर कर देते हैं एंशिएंट वाली। अब बात करें अफ्रीकी चीते एशियाई चीते में अंतर, तो IUCN स्थिति बात करें, अफ्रीकी चीता है वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य है, जबकि एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स के परिशिष्ट वन में दोनों रखे गए हैं, तो एक बार याद रखो परिशिष्ट वन में है। वितरण तो अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सब जगह मिल रहा है अफ्रीकी चीता। ईरान में केवल गिने चुने बच्चे हैं, बाकी एशिया से गायब हैं एशियाई चीते। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो अफ्रीका का तो बड़ा, मतलब साइज में बड़े होते ही हैं, तो ये एशियाई चीते की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा और पैर और गर्दन मजबूत होते हैं, जबकि एशियाई चीते अफ्रीकी चीते की तुलना में बड़े छोटे, थोड़े छोटे और पतले होते हैं। इनकी गर्दन काफ़ी छोटी और पतली तथा पैर भी पतले होते हैं। ठीक है, आहार की बात करें तो बड़े पर्यावास में रहते हैं अफ्रीकन चीते, तो आहार में विविधता है, जबकि एशियन चीते के सीमित स्रोत हैं, विशेषकर मध्यम आकार के चिंकारा गजेल्स यानी कि हिरन को खा पी के बेचारे काम चलाते हैं एशियाई चीते, चलाते थे, अब तो बचे नहीं, बाहर से मंगाए गए हैं। अब बात करें चीतों को पुनः बसाने के महत्व के बारे में, तो भारत में चीतों की स्पष्ट आबादी स्थापित करना लक्ष्य है, संसाधनों को जुटाने में सहायक है, वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान देना है, स्थानीय समुदाय की आजीविका में भी वृद्धि होगी, जब कहीं आसपास नेशनल पार्क होगा टूरिस्ट आएंगे, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। अब बात करें थोड़ी चर्चा अफ्रीकी चीतों, अब तो एक ही चीते बचे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। इस बार क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं।
तो यह फ्लैगशिप प्रजाति है। फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है? एक तरह से की स्टोन प्रजाति ही होती है जिसके कोई मानक निर्धारित नहीं है, लेकिन ये उसके बिना पर्यावरण असंतुलन हो जाता है या वन में असंतुलन हो जाता है। फ्लैगशिप प्रजाति एक निर्धारित पर्यावरण मुद्दे, अभियान व पर्यावरण संबंधी उद्देश्य के लिए एक एम्बेसडर, आइकन या प्रतीक के रूप में चुनी जाने वाली प्रजाति, और अम्ब्रेला प्रजाति जिनका संरक्षण अन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है, दोनों है। ठीक है, अम्ब्रेला भी है और फ्लैगशिप प्रजाति भी है। कौन? अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता की विशेषता बात कर लेते हैं तो यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। स्पीड 80 से 128 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ सकता है। दिनचर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो ये दिन में शिकार करते हैं चीता, रात में नहीं। ईमानदार आदमी है, ठीक है, चोर चकारे नहीं है, तेज दौड़ते हैं, दिन में शिकार करते हैं। और अनबिग कैट्स, शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर के विपरीत चीते दहाड़ते नहीं हैं। ठीक है, शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर ये दहाड़ते हैं, चीते दहाड़ते नहीं हैं। थोड़ी सी थोड़ी बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हैं, जैसे लड़कियां निकालती हैं वैसे। हाँ, ठीक है। इनका गर्भकाल 93 दिनों का होता है। 93 दिन आप याद रखने के लिए 3 महीने मानिए, बस 3 महीने गर्भकाल होता है। पूछा जा सकता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम तो बहुत जल्दी पूछते हैं। हाथी और चीता के तो दुश्मन है। ये मुख्यतः 3 तरह के सामाजिक समूह में रहते हैं, मादा और उनके शावक, माँ बेटे, नर समूह, ठीक है, अखंड सिंगल लौंडे, और एकल नर, इकलौता समाज से दुत्कारा हुआ नर। एकल मादा कभी नहीं रहती है, एकल नर ही रहता है। ठीक है, आपको पता ही है, नर ही अकेला रहेगा। मादा सामान्यतः बड़े पर्यावास क्षेत्रों के अंतर्गत शिकार की तलाश में एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। हालांकि इनकी तुलना में नर अधिक सुस्त होते हैं, इसलिए वो मादा की तुलना में काफ़ी छोटे पर्यावास के क्षेत्र में जीवन व्यतीत करते हैं। नर सुस्त तो हो गई, सोता रहता होगा, ठीक है। आपको सब मालूम है, देखो सब कुछ नया नहीं है। चीता इंसान में बहुत खासियत है, गर्भकाल में नहीं, उसमें तो तिगुना है। बाकी देखो, नर सुस्त है, नर सिंगल रह रहा है या नर ग्रुप में रह रहा है, ठीक है, अखंड सिंगल लौंडा का ग्रुप है या बिल्कुल अलग नर है। मादा और माँ बेटे रह रहे हैं या फिर मादाओं का झुंड रह रहा है, आओ बहन चुगली करें वाला ग्रुप, ठीक है। और नर सुस्त होंगे, मादा दूर दूर तक चली जाएगी, कमेरी है ना मादा। और एक अनुमान लगाया गया है कि एक मादा चीते का औसत पर्यावास क्षेत्र लगभग 750 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है भाई साहब। बड़े मांसाहारी जीवों के मामले में मानव हितों के साथ चीतों का संघर्ष सबसे कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है और आमतौर पर बड़े पालतू पशुओं पर हमला नहीं करते। चीतों के बारे में कहा जाता है जनरली जो है वो इंसानों पर या फिर बहुत बड़े जीवों पर हमला नहीं करेंगे। अब बात करते हैं संबंधित सुर्खियों की और इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय। सॉफ्ट रिलीज की बात करें, अब तो आपने सब देख लिया होगा, बता अभी रहे हैं। तो चीतों को स्थानीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन हेतु नियंत्रित स्थानीय परिवेश में रखा जाएगा। चीतों को वनों में छोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बाड़ से घिरे 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 महीने की क्वारंटाइन अवधि में रख दिया गया था। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाए गए जिससे उनको सभी चीतों का टीकाकरण भी कर दिया गया। इसके अलावा IUCN के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चीतों को फिर से बसाने की कार्य योजना तैयार की गई है। स्थानीय समुदायों के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। चीता मित्र इंपॉर्टेंट है। चीता मित्र यह वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की एक समर्पित टीम है। इन्हें चीता के संरक्षण के संबंध में ग्रामीणों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए चिंटू चीता नामक एक स्थानीय शुभंकर भी लॉन्च किया गया है। कौन सा चीता? चिंटू चीता। चिंटू चीता शुभंकर है, ठीक है। ये इसलिए है ना, ग्रामीण देखा चीता है लाठी लेके तोड़ दिया, हम तो बड़ी मुश्किल से 8 मंगाए ना, अभी वैसे एक तो मर ही गया, तुम लोग तोड़ दो तो सब खत्म हो जाएगा। जबकि चीता इंसान पे हमला करता ही नहीं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर चीता आता है और आपके किसी जानवर पर हमला करता है तो उसका मुआवजा भी वन विभाग आपको देगा। तो ये हो गई चीता मित्र की बात हो गई। इसके बाद चीता टास्क फोर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह कारकुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्धारित क्षेत्रों में बसाए गए चीतों की निगरानी करना है। इसका गठन 2 साल के लिए किया गया है, चीता टास्क फोर्स का।
इसके कार्य कौन कौन से होंगे? चीतों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा और प्रगति एवं निगरानी करना, क्वारंटाइन की अवधि और पूर्णता वन दशाओं में छोड़ने संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना, वन और पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास पर सुझाव और सलाह देना, जागरूकता बढ़ाने के लिए चीता मित्रों स्थानीय समुदाय के साथ नियमित रूप से संवाद बनाए रखना। कूनो नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में राजस्थान की सीमा के साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, ओके ओके ओके, चलो हटो। तो यह अपने दक्षिण पूर्वी भाग में शिवपुरी वन क्षेत्र से होते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से अलग हुआ। इस प्रकार यह एक सतत फॉरेस्ट लैंडस्केप का निर्माण करता है। यह अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बेहतर वन भू क्षेत्रों के माध्यम से चंबल नदी के पार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से भी जुड़ा है। ध्यातव्य है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव दोनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ही भाग हैं। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कौन कौन से भाग हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया। तो एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भाग। तो कूनो जुड़ा हुआ है राजस्थान से भी, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा मतलब एक छोटा सा भू क्षेत्रों से जुड़ा है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से भी ये जुड़ा हुआ है, कूनो नेशनल पार्क एमपी। तो ठीक है, चंबल नदी के पार करके ये आपको दिख रहा है कूनो, ये देखिए बॉर्डर पे आपको दिख रहा है, इधर पे फिर राजस्थान आ जाएगा। यह देश का एकमात्र ऐसा वन्यजीव स्थल है जहां कोई भी मानवीय बस्ती नहीं है। आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास कर दिया गया है। नदी कूनो नदी है जो 12 है, पूरा वर्ष भर सदा नीरा कह सकते हैं। वन प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। वृक्ष करदई सलाई खैर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव सांबर नीलगाय जंगली सुअर सुस्क्रोफा चिंकारा चौसिंगा मतलब 4 सिंग वाला काला हिरण आदि पाए जाते हैं। मांसाहारी जीवों तेंदुआ सुस्त बालू यानी कि स्लॉथ बियर इंपॉर्टेंट है। धारीदार लकड़बग्गा भूरा भेड़िया सुनहरा सियार यानी गोल्डन जयकाल भारतीय लोमड़ी भी यहाँ पर पाई जाती है। अब चीते की बात हो गई तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात ना हो, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है, तो एक बेईमानी होगी। तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना के आरंभ हुए 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था, एक क्वेश्चन तो यही आता है। तो 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आरंभ में इसे भारत के विभिन्न राज्यों के 9 टाइगर रिजर्वों में शुरू किया गया था। मैं ये सब बता चुका हूँ, फिर भी आपके रिवीजन के लिए बताए दे रहा हूँ। भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित उपलब्धियों के बारे में पहले बता देते हैं। तो 2006 में 1411 थे, 2018 में 2967 बाघ हो गए। और बाघ और शेर अलग अलग होते हैं, कुछ लोग दोनों को सेम बोलते हैं। तो 2018 में टारगेट था 2022 में टाइगर की संख्या 2 गुना का लक्ष्य, लेकिन 2018 में ही हमने इसको प्राप्त कर लिया था। 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा भी प्राप्त है। कितने के? 14 टाइगर रिजर्व। T/2 यानी कि 2 गुना था। तो वस्तुतः 2022 तक वन पर्यावासों में बाघों की संख्या को 2 गुना करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। इसे 2010 में बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 13 देश याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अपनाया गया था। ठीक है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और विश्व स्तर पर स्वीकृत संबंधी उपाय हैं। ये बाघों के साथ ही बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और मानकों को निर्धारित करते हैं। साथ ही निर्धारित मानदंडों से संबंधित प्रगति के आकलन को भी प्रोत्साहित करते हैं। सन याद रख लेना और सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट आपको याद करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। तो यह योजना बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों के निर्धारित टाइगर रिजर्वों
में बाघों को स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू, दो होते हैं इन सीटू एक्स सीटू, तो इन सीटू संरक्षण करने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। नोडल एजेंसी एनटीसीए है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया था। व्यापक पर्यवेक्षण समन्वय भूमिका और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण परियोजना को मंजूरी देना इसका कार्य है। वित्त पोषण केंद्र सरकार सभी गैर आवर्ती और आवर्ती मदों पर व्यय के लिए राज्यों को क्रमशः गैर आवर्ती के लिए 60% और आवर्ती मदों के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इन दोनों मदों के मामले में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। संबंधित सुर्खियां एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP। तो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ITHCP ने एशियाई देशों में बाघ संरक्षण के लिए कुल 47.5 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। ITHCP को 2014 में शुरू किया गया, सन याद रख लेना। इसे टाइगर प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह अनुदान प्रदान करने वाली एक पहल है। यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP में भी योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम का उद्देश्य 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना है। भारत ने तो 2018 में पूरी कर ली। और GTRP में बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में 12 बड़े पैमाने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुल टाइगर रेंज कंट्री 13 हैं। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हम आपको बता चुके 2010 है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कई अन्य गतिविधियों के बारे में। तो भारत में वर्तमान संख्या 52, कहीं पर 53 लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व, तो इसको अभी आप 52-53 में कंफर्म देख लेना क्या है करंट में। ठीक है, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी 52वां और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां। ठीक है, तो देखो यहीं पर गलत हो गया, तो ये छोड़ दीजिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 52nd। ठीक है, तो अन्य संरक्षित क्षेत्र जिन्हें टाइगर रिजर्व के घोषित करने की मंजूरी दी गई है वो है, मंजूरी दी गई अभी घोषित नहीं किए, सोनाबेड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, माले महेदेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, गुरु घासीदास, यही तो हट गया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और तैमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से, गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को। इसके अलावा माहले महादेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में और सोनाबेड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। इनको भी टाइगर रिजर्व में घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है। क्या आप जानते हैं, कुछ फैक्ट बता देते हैं। हालांकि बाघ सामान्यतः एकांत में रहने वाले पशु हैं, लेकिन मदर टाइगर्स मोहेर बाघ लगभग 2 वर्ष तक अपने शावकों के साथ रहती हैं और उन्हें शिकार करना सिखाती हैं। यानी कि माँ सिखाती है बच्चे को करना क्या है, बाप तो निकल लेता है। ठीक है, इनमें ये होता है। इसके बाद टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए कोर बफर रणनीति, तो आप 53 याद रखेंगे, 53rd कौन सा है और 52nd कौन सा है टाइगर रिजर्व। कई जगह आपको 54 मिल जाएगा, वो गलत है। 53 याद रख लेना, 53rd है रानीपुर, 52nd है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, जो राजस्थान में है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। और कई जगह आपको गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला वाला मिल जाएगा, वो अभी उन्हें टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया। कुल संख्या अगर पूछे तो आप 53 लगाएंगे। तो टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए कोर बफर रणनीति अपनाना। तो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में सभी मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। कहीं भी कोर क्षेत्र होगा ना आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में, तो कोर में मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियां की जा सकती हैं। साथ ही बफर क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों में भू प्रदर्श आधारित दृष्टिकोण के साथ सह अस्तित्व के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। हाल ही में NTCA ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में नए निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एम स्ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर से संबंधित में एम स्ट्रिप आपको नहीं पता है तो आप बेकार हैं। तो NTCA एक एम स्ट्रिप जो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन का उपयोग करके 5वें चक्र की आकलन प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। एम स्ट्रिप जियो टैग आधारित फोटो साक्ष्य हेतु GPS का उपयोग करने हेतु प्राथमिक क्षेत्र के डेटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रबंधन प्रभाव मूल्यांकन MEE फ्रेमवर्क विकसित करके टाइगर रिजर्वों की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन किया जा रहा है।
अवैध शिकार रोधी पहल। कई टाइगर रिजर्वों में अवैध शिकार रोधी अभियानों के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF तैनात किए गए हैं। ई बर्ड परियोजना के तहत बाघों के संरक्षण हेतु उनकी रखवाली और निगरानी की जा रही है। इस कार्य के लिए मानव रहित हवाई वाहन UAV जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन की तरह आप समझ लीजिए। तो बाघ संरक्षण की स्थिति देख लीजिए, ये बेचारा कितना सैड बैठा है। चलिए इसकी भी लगता है छोड़ के। तो IUCN स्टेटस में ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, साइट्स के परिशिष्ट वन में है। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको साइट्स के परिशिष्ट वन में ही मिलती हैं और वन जीव संरक्षण की अधिनियम की अनुसूची 1 और 4 में है। अगर केवल एक पूछा जाए ऑप्शन में तो अनुसूची 1 लगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भारत की देशज बाघ प्रजाति है। यह भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है जिसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। पर्यावास की बात करें तो बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी बाघों की कुछ आबादी मौजूद है और चीन और बर्मा में भी माना जाता है कि इनकी कुछ उपस्थिति होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में वैश्विक आबादी का 70% से अधिक बाघ हैं और भारत में लगभग 35% बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। यानी कि दुनिया के जितने टाइगर है उसका 70% हमारे यहाँ है लगभग। मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देखते हैं ये डेटा, देखिए ऊपर आइए, ये 2967 है 2018 में, 2967 है, लगभग 70%। आप अंदाज लगा लीजिए कि 3070% हो गया, ठीक है। 42-43 बाघ हैं दुनिया में और उनमें 70% भारत में है और उन 70% में से 35% जो है वो टाइगर रिजर्व्स के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में बाघों की आबादी का वितरण की बात करें तो भारत में बाघ ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव के दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, सुंदरवन वगैरह में, ऊंचे घास के मैदानों से लेकर सूखे नम पर्णपाती वनों, सदाबहार और शोला वनों जैसी विभिन्न पर्यावास में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। ये क्रम भी आ सकता है एम, ठीक है। तो क्रम याद रख लेना MPQ। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, बाघों की संख्या का क्रम की बात अगर पूछ लेते हैं तो पूछ सकते हैं, पूछा जाता है। बाघ संरक्षण का महत्व बता दें तो बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति, यानी कि अम्ब्रेला प्रजाति किसे कहते हैं? ऐसी प्रजाति जिसका संरक्षण वन जीवों की अन्य प्रजातियों वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। और कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति जिसकी प्रचुरता या प्राकृतिक पर्यावरण पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव होता है। दोनों हैं, तो दोनों कीस्टोन अम्ब्रेला प्रजाति हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं। विशेषताओं की बात करें तो बाघ एकांत और एक निश्चित क्षेत्रीय भूभाग में रहना पसंद करते हैं। एक वयस्क नर बाघ के क्षेत्र में 2 से 7 मादा बाघ इनके क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। समझ रहे हो, संख्या जरूर कम है, इसीलिए तो कम। 81 में मारे गए इस साल एक बाघ 2 से 7 मादा बाघिन रखता है। समझ रहे हो, 81 करो तो मारे जाओगे, समझ लो। प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियां मानव फिंगरप्रिंट के निशान के समान ही विशिष्ट होती हैं। अब बात करें हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, पूछा जा सकता है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यह रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये राजस्थान के हैं, ये भी याद रख लेना। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा के कुछ भागों में विस्तृत है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच में टाइगर कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थलाकृति में विंध्य की घर्षित हो चुकी पहाड़ियां, हल्की ढलान, तीव्र ढलान वाले टीले, अरावली की खड़ी ढलान वाली चट्टानों से लेकर शंक्वाकार पहाड़ियां शामिल है। नदी याद रख लेना, मेज नदी,
राम जी की फोटो मेज पर रखी, तो मेज नदी जो चंबल की एक सहायक नदी है। वन प्रकार तो राजस्थान में तो शुष्क पर्णपाती वन ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन जयकाल, भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, चिंकारा, मृग, चीतल, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाएंगे। ठीक है, हमें क्या मतलब। अब बात करें रानीपुर टाइगर रिजर्व की, इसको तो नहीं पढ़ा तो आप बेवकूफ़ होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे और भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। अन्य 3 कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में स्थित हैं। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। 4th है यूपी का ये। और भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, मध्य प्रदेश वाला नहीं, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला। वन प्रकार तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होंगे। यहाँ पे भी बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरण, सांबर, चिंकारा, अन्य रेप्टाइल्स और अन्य स्तनधारी पाए जाएंगे। इसके अलावा आगे बात करें अन्य, तो ये टाइगर रिजर्व वाले जो थे या टाइगर से संबंधित थे, चीता वगैरह यहीं तक रखते हैं। आगे बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एलिफेंट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।